हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 9 हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 9 का सेकंड वीडियो है। इसका फर्स्ट वीडियो कल आया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज को हम लोग को द पीपल्स महात्मा से आगे पढ़ना है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। तो क्या करें कि जैसे ऊपर जो भी हम लोग कल पढ़े थे उसकी तरह से सोच सकते हैं गांधी जी को लोग जो है मसीहा के तौर पर देख रहे थे। एज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर माइजरी एंड पॉवर्टी। मतलब उनको ऐसा देखा जा रहा था कि अब जो है उनके आने से सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, अब इंडिया में लोगों के पॉवर्टी दूर हो जाएगा। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इट पीजेंट्स कुड इमेजिन दैट he would help them in their fight against जमींदार्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स बिलीव दैट ही कुड प्रोवाइड देम लैंड। जैसे क्या कह रहा है कि गांधी जो है क्लास यूनिटी बनाना चाहते थे। जो डिफरेंट क्लास था इंडिया में उसके बीच में एकता लाना चाहते थे, ना कि क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाना, है ना। वो तो कहा जा रहा है कि पीजेंट जो है इमेजिन करते थे कि गांधी जो है उनको ज़मींदार से लड़ने में मदद करेगा। जो एग्रीकल्चर लेबर थे वो आशा रखते थे गांधी जो है उनको ज़मीन दिलवाएंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी विद देयर ओन अचीवमेंट देयर ओन। फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन द यूनाइटेड प्रोविंस मैनेज टू स्टॉप इलीगल इविक्शन ऑफ टेनेंट्स बट दे फील्ड इट वॉज गांधी जो हैड वन दिस डिमांड फॉर देम। जैसा कि जैसे कहा जा रहा है कि बाद में फिर जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो आम आदमी थे, वो अपने अचीवमेंट को है गांधी जी को समर्पित करने लगे। जैसे होता है ना कि मैं अपना अचीवमेंट जो कुछ भी हूँ मैं उनके बदौलत हूँ, ऐसा बोलना। तो उस तरीके से अपना अचीवमेंट जो गांधी जी को समर्पित करने, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया कि काफ़ी मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट हुआ था प्रतापगढ़ यूपी में अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, मेनली इसमें एग्रेरियन लोग थे, मतलब किसान लोग थे। जब उनका जो मूवमेंट खत्म हुआ तो मतलब कि था उनके बदौलत है ना मूवमेंट जो भी वह किए वो, लेकिन बाद में बोले कि गांधी जी के मतलब कि कारण हुआ है। At other times using Gandhi name tribals and peasant undertook action that didn't conform to the Gandhian ideals। क्या करें, वहीं गांधी जी का नाम लेते हुए ट्राइबल लोग और कुछ पीजेंट लोग जो है कुछ ऐसा काम करते थे जो गांधीयन आइडियल को फॉलो भी नहीं करता था, जैसे हिंसा कर देना। जैसे इट वॉज ही हु गेट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। तो जो ऊपर हम लोग बताएं तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया है कि बेदखल मतलब कि जो टेनेंट थे, वहाँ के जो किसान थे, उनसे ज़मीन ज़बरदस्ती छीना जा रहा था, तो उसको रोकाया गया था। उसके लिए काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ था। तो कहा जा रहा है कि गांधी जी ही थे, उनके कारण से बेदखली जो रोका गया है ना। आगे द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, 1922 से 1929 के बीच में क्या हुआ, 1922 से 29 के बीच में क्या हुआ। जैसे हम लोग पढ़े कि वहाँ पे नन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज करके चलाया गया। महात्मा गांधी जो नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट ही एब्रप्टली कॉल ऑफ द नन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन इन फरवरी 1922 अ क्राउड ऑफ पीजेंट्स सेट फायर टू द पुलिस स्टेशन चौरी चौरा। चौरी चौरा यूपी के गोरखपुर के पास है। तो वहाँ पे कुछ किसान मतलब कुछ लोगों के द्वारा नन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय आग लगा दिया गया था एक थाना में। ठीक है, तो गांधी जी वायलेंट के खिलाफ थे, उस कारण से नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा था उसको वापस ले लिया गया। 22 पुलिस मैन वर किल्ड ऑन दैट डे। 22 पुलिस मैन उस दिन मारे गए थे। द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। पीजेंट जो है मतलब कि थाना को लहराने का मेन रीजन था कि पहले गोली अंग्रेजों की तरफ से चली थी, इसमें मतलब ये लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, इनके ऊपर गोली अंग्रेजों की तरफ चलाई गई थी। तो फिर जवाबी कार्रवाई में इधर से इन लोगों ने थाना लहरा दिया। Once the non-cooperation movement was over, गांधी जी फॉलोवर स्टेट दैट कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है रोक दिया गया। तो जो गांधी जी जब मूवमेंट नहीं चलता था तो गांधी जी उस समय क्या करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे, मतलब कि लोगों के बीच में जाकर के उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते थे। अदर लीडर्स सच चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट पार्टीज शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड इंटर देम इन द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। वहीं कुछ लीडर कांग्रेस के थे जैसे CR दास, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू। इन लोगों को लगा कि कांग्रेस को इलेक्शन लड़ना चाहिए और काउंसिल में जाना चाहिए और वहाँ पे अंग्रेजों को पॉलिसी डिफाइन करने में इन्फ्लुएंस करना चाहिए। मतलब कि अंग्रेजों से उनका यदि कोई खराब पॉलिसी आती है इंडियन के अगेंस्ट तो वहाँ रोकना चाहिए और इंडियन के सपोर्ट में पॉलिसी वहाँ से पास करवाना चाहिए। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन द विलेज इन द मिड 1920 द गांधीयन वर एबल टू एक्सटेंड द सपोर्ट बेस। तो गांधी जी गाँव में जाकर वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव वर्क किया करते थे। इससे क्या हुआ कि गांधी जी का सपोर्ट बेस बढ़ता गया, लोग गांधी जी को ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगे। दिस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इन लॉन्चिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और CDM लॉन्च करने में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने में काफ़ी हेल्पफुल है जो कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता था। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ मिड 1920 द फॉर्मेशन ऑफ RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 1920 के आसपास के दो और बड़ा इंपॉर्टेंट घटना क्या है, तो RSS का बनना जो कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बनना। दिस पार्टी वेरी हेल्ड डिफरेंट आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। कह रहा है कि ये पार्टी जो थे थोड़ा डिफरेंट आइडिया रखते थे गांधी जी से इंडिया के बारे में। फाइंड आउट देयर आइडिया विद द हेल्प ऑफ टीचर। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह वाज टू एक्टिव इन दिस पीरियड। वहीं पर कह रहा है कि एक नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी नेता थे भगत सिंह, है ना। नेता तो इनको नहीं कह सकते, ठीक है, काफ़ी एक अच्छे इंसान थे, काफ़ी कम उम्र में इंडिया के लिए काफ़ी कुछ करके गए भगत सिंह, है ना। वी शुड रिस्पेक्ट हिम।
एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिम। तो एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे जिनको फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे चित्तरंजन दास के बारे में दिया कि मेजर फिगर इन द फ्रीडम मूवमेंट, तो फ्रीडम मूवमेंट में इनका काफ़ी योगदान था। ई वॉज अ लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो आज हम लोग वेस्ट बंगाल जिस मतलब कि जो ईस्ट बंगाल इलाका है जो बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस एरिया इलाके से आते थे और वहाँ के लॉयर थे। ई वॉज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। आगे यदि बढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं साइमन गोबेक का नारा लगा हुआ है। तो 1927 में जो है इंग्लैंड में एक कमीशन सेटअप किया गया, ठीक है। इंग्लैंड का जो सरकार था डिसाइड किया कि 1919 का जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसको रिव्यू करने के लिए, मतलब उसमें क्या क्या कमियां थी उसको देखने के लिए साइमन कमीशन भेजा, एक कमीशन सेटअप किया गया था जिसके हेड थे सर जॉन साइमन। तो उन्हीं के नेतृत्व था, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन का नाम दिया गया। और एक कमीशन इंडिया में आया था इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिफाइन करने के लिए, मतलब इंडिया में फ्यूचर में पॉलिटिक्स कैसे होगा उसको डिसाइड करने के लिए। लेकिन इस कमीशन में एक भी इंडियन आदमी नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। द कमीशन नो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, द डिसीजन क्रिएटेड एन आउटरेज इन इंडिया। तो मतलब एक भी इंडियन नहीं होने के कारण यहाँ पे इंडियन लोगों में काफ़ी गुस्सा आया। ऑल पॉलिटिकल ग्रुप डिसाइडेड टू बॉयकॉट द कमीशन। इस कमीशन को बॉयकॉट का विरोध करने के लिए सारे पॉलिटिकल ग्रुप ने यहाँ पे मतलब कि डिसाइड किया। When the commission arrived, it made demonstration with the banner saying साइमन गोबेक, है ना। जब कमीशन यहाँ पे आया तो साइमन गोबेक का नारा लगा। द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। क्या कह रहा है कि ये जो 1920 वाला दशक था, यानी कांग्रेस को पूर्ण स्वराज के लिए उकसाया। मतलब कि कांग्रेस जो पहले काफ़ी नरम होकर बात करती थी, है ना, वो पूर्ण स्वराज की बात करने के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद की 1929 में 1929 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में, उसके लीडर जवाहरलाल नेहरू थे और वहीं पे पूर्ण स्वराज का डिमांड वहाँ पे रखा गया था। और कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग आज़ादी दिवस मनाएंगे, है ना, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हालांकि ये सपना पूरा नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को जानबूझकर संविधान को लागू किए, जबकि हमारा संविधान 2 महीने पहले बन चुका था। नेक्स्ट, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डीप फियर इनकलाब जिंदाबाद। जैसे इनके द्वारा एक बम फेंका गया था, जो आज संसद भवन हम लोग देखते हैं ना दिल्ली में, वहीं पर एक बम फेंका गया था इनके द्वारा। और ऐसे जगह देख करके फेंका गया था कि ताकि किसी को कोई नुकसान न हो, किसी एक आदमी का भी जान नहीं गया हो। और ऐसा हुआ भी था कि किसी एक आदमी का भी उसमें मृत्यु नहीं हुआ था उस बम धमाके में। इनके तरफ बोला कि बाहरों को सुनाने के लिए इतना बड़ा धमाका करना जरूरी था। वो यहाँ पे लिखा कि इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक्स द डीप हियर। Revolutionary nationalists such as Bhagat Singh, Chandrasekhar, Sukhdev and other wanted to fight against the colonial and the rich exploiting classes through a revolution of workers and peasants। जैसे कह रहा है कि जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, क्रांतिकारी लोग थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सब जो थे, ये अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे, या फिर जो रिच एक्सप्लॉइटिंग इंडियन थे, मतलब कोई मतलब कि इंडियन ही यदि भारतीयों का जो है शोषण कर रहा है तो उनसे लड़ना चाहते थे, ठीक है, किसानों के लिए या फिर जो लोकल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए। फॉर दिस पर्पस दे फाउंडेड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA का फॉर्मेशन हुआ था उनके द्वारा, मतलब इस पर्पस के लिए 1928 में फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है दिल्ली में, उसी में मतलब कि इसको स्थापना किया गया था। ऑन 17 सितंबर 1928 भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु असैसिनेटेड सॉन्डर्स। तो 17 दिसंबर 28 को सॉन्डर्स की हत्या किया गया था। सॉन्डर्स कौन था? तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो लाला लाजपत राय वहाँ पे साइमन झंडा लेकर के आगे चल रहे थे। तो सॉन्डर्स उस समय वहाँ का SP था लाहौर का, ठीक है। लाहौर में एक्चुअली ये सब हुआ था। लाला लाजपत राय जब झंडा लेके आगे चल रहे थे तो सॉन्डर्स जो लाहौर का SP था उसके द्वारा जो है लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया और लाला लाजपत राय को मारा गया वहाँ पे। तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। तो उसी दिन भगत सिंह मतलब कि बोले कि हम इसको मार कर रहेंगे ना। तो 17 दिसंबर 1928 को यहाँ पे असैसिनेटेड गलत लिख दिया है, मर्डर यहाँ पे लिखा जाना चाहिए, कोई महान आदमी नहीं था, है ना। तो मर्डर और असैसिनेशन में अंतर यही होता है कि जब किसी आम आदमी का डेथ होता है उसको मर्डर बोलते हैं, और कोई बड़े आदमी जैसे कोई बड़े लीडर, जैसे किसी का यदि मर्डर हो, बड़े नेता का मर्डर हो, तो उसको असैसिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह के द्वारा सॉन्डर्स का मर्डर किया गया, ठीक है। सॉन्डर्स कौन था? तो वही पुलिस ऑफिसर थे जो लाला लाजपत राय के डेथ में शामिल था। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो अभी संसद भवन है वहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। द एम ऑफ देयर लिफलेट एक्सप्लेन। फिर क्या कह रहा है कि बम फेंकने के बाद लिफलेट छोड़ा गया। लिफलेट एक्चुअली क्या होता है? तो छोटा पेज पे कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे पैम्पलेट जो हम लोग बोलते हैं ना, उसको आप लिफलेट भी समझ सकते हैं। लिफलेट एक्सप्लेन वाज नॉट टू किल बट टू मेक द डिफियर। उस पर लिखा गया था कि हम, मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था बल्कि हम लोग को बहरों को सुनाना था। एंड टू रिमाइंड द फॉरेन गवर्नमेंट टू कॉल इस एक्सप्लोटेशन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वर एक्सिक्यूटेड ऑन मार्च 23, 1931। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दिया गया। भगत सिंह एज एट द टाइम ऑफ ओनली 23। उस समय भगत सिंह का एज मात्र 23 साल था। आगे यदि बढ़े तो मार्च टू दांडी मार्च, है ना।
तो पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, तो क्या करें, पूर्ण स्वराज कभी भी अपने से चल करके नहीं आएगा, हम लोग को छीन कर लेना पड़ेगा। इट टू बी फाउट फॉर, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड अ मार्च टू द ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी जो डिक्लेयर किए कि जो है सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए एक पैदल यात्रा चालू करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर एंड सॉल्ट ऑफ द सेल ऑफ द सॉल्ट। क्या कह रहा है कि एक लॉ लाया गया था, सॉल्ट लॉ जिसको बोलते हैं, नमक कानून। इसके तहत कहा गया कि जो स्टेट है यानी कि राज्य है उसका मोनोपोली होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही नमक को मैन्युफैक्चर करवा सकता है या बेच सकता है। महात्मा गांधी along with other nationalist reasoned that it was sinful to tax salt since it's such an essential item of food। गांधी जी के द्वारा और फिर कई नेता लोग, नेशनलिस्ट नेता भी थे, वो लोग भी कहे कि ऐसा करना पाप है ना। गवर्नमेंट का जैसे नमक जो है हर किसी के लिए इसेंशियल ऑब्जेक्ट है, तो नमक के ऊपर टैक्स लगाना जो है पाप है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू स्पेसिफिक ग्रीवांसेस शेयर्ड बाय एवरीबॉडी। क्या सॉल्ट मार्च जो है मतलब कि एक जनरल डिजायर था फ्रीडम के लिए, है ना। एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। और क्या कह रहा है कि जैसे सॉल्ट को हर लोग यूज करते हैं, इसलिए इसमें अमीर गरीब हर लोग यहाँ पे साथ दे रहा था। गांधी जी एंड फॉलोवर मार्च फ्रॉम ओवर 240 माइल्स फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। तो क्या कह रहा है कि साबरमती से चलकर डांडी तक गए, लगभग 240 माइल ट्रेवल किए। दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सीशोर। तो समुद्र के किनारे जो नेचुरल सॉल्ट पाया जाता है उसको गैदर करके नमक कानून को तोड़े। एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट, सी वाटर को बॉयल करके वहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस किया। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर है 6 अप्रैल 1930 का, है ना, नमक कानून कैसे तोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। तो फ्रीडम स्ट्रगल में उस समय तक वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे सीडीएम के बाद नमक कानून तोड़ने के साथ ही सीडीएम चालू हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो उसके बाद सीडीएम में जो है वीमेन का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो फिर वीमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल मूवमेंट, यंग एंड ओल्ड, सिंगल एंड मैरिड, दे केम फ्रॉम द रूरल एंड अर्बन एरिया। क्या कह रहा है कि वीमेन भी जो है पार्टिसिपेट किए नेशनल मूवमेंट में, जो राष्ट्र का आज़ादी का लड़ाई था उसमें। यंग वुमेन भी, ओल्ड वुमेन, सिंगल और मैरिड, हर तरह की वीमेन, रूरल एरिया से, अर्बन एरिया से, है ना, कंजर्वेटिव से, लिबरल से, है ना, जो डिफरेंट विचारधारा के लोग यहाँ पे आए। देयर इन्वॉल्वमेंट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। एंड फॉर देमसेल्फ पर्सनली, और उनके लिए भी महत्वपूर्ण था। बोथ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड इंडियन नेशनलिस्ट फेल्ट दैट वीमेंस पार्टिसिपेशन गिव द नेशनल स्ट्रगल एंड इमेंस फॉर्म। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश ऑफिसर इस बात को बोले कि जब लोग वीमेन नेशनल स्ट्रगल में आए तब से ये थोड़ा सा स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा हुआ, उसको और बल मिला। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट ब्रॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स, इट गेव देम प्लेस इन द प्रोफेशन एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड इट कुड पेव द वे फॉर इक्वलिटी विथ मेन। क्या कह रहा है उनसे उन लोगों को भी काफ़ी फायदा कैसे हुआ, तो उनको एक प्रोफेशन मिला, है ना, बाहर आए तो बाहरी दुनिया से रूबरू हुए, यहाँ पे नए काम सीखे, इंडिया के गवर्नेंस के बारे में जाने, मेन के साथ इक्वलिटी किए वहाँ पे। व्हाट सच पार्टिसिपेशन मीन फॉर वुमेन रिकाउंटेड बाय देम। अंबाबाई ऑफ कर्नाटका हैड बीन मैरिड एट एज ऑफ 12। जैसे अंबाबाई थी कर्नाटका की, उनको शादी 12 साल में ही हो गई थी, 16 साल में विधवा हो गई। शी पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लीकर शॉप इन उडुपी। उडुपी एक जगह है वहाँ पे फॉरेन क्लॉथ को लूटी, है ना, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लीकर शॉप इन उडुपी। शी वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया, सीवर सेंटेंस एंड वाज री अरेस्टेड। फिर क्या उनको छोड़ा गया, मतलब सजा दिया गया, फिर छोड़ा गया, फिर री अरेस्ट हो गया, दोबारा अरेस्ट कर लिया। बिटवीन प्रिजन टर्म्स सी मेड अ स्पीचेज थॉट स्पेनिंग एंड द ऑर्गेनाइज प्रभात फेरी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि प्रिजन टर्म्स के बीच में, जैसे जब जेल से आती थी तो उसी बीच में काफ़ी वो भाषण दिया करते थे, स्पीच बनाते थे, लोगों को कपड़ा बुनना सिखाते थे, प्रभात फेरी ऑर्गेनाइज करवाती थी। प्रभात फेरी तो सुबह के समय में कुछ वहाँ पे फेरी टाइप का, मतलब कि घुमाया जाता था, वहाँ पे लोगों को सिखाया जाता होगा मे बी। अंबाबाई रिगार्डेड दिस एज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर लाइफ बिकॉज दे गिव न्यू पर्पस एंड कमिटमेंट। Women, however, had to fight their right to participate in the movements during the salt सत्याग्रह. For instance, even महात्मा गांधी initially opposed to women participation. क्या करें, सॉल्ट सत्याग्रह में महात्मा गांधी जो विमेन पार्टिसिपेशन के विरोध में थे, मतलब कहते थे कि विमेन इतना दूर तक नहीं चल पाएगी। सरोजिनी नायडू हैड टू परसुएड हिम टू अलाउ विमेन टू ज्वाइन मूवमेंट। लेकिन सरोजिनी नायडू के कहने पे महात्मा गांधी मान गए। यहाँ पे आगे यदि बढ़े तो पीजन ट्राइबल एंड वीमेन पार्टिसिपेटेड लार्ज नंबर। तो सीडीएम था, यहाँ पे देख सकते हैं सरोजिनी नायडू आगे आगे चल रहे हैं महात्मा गांधी के साथ। 1931 का फोटो है। एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली 1920, नायडू वाज अ सिग्निफिकेंट लीडर ऑफ डांडी मार्च, है ना। 1920 के समय से ही नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थी सरोजिनी नायडू, और डांडी मार्च के समय एक तरह से देख सकते हैं कि आगे लीडर। सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो यही थी। इसके पहले 1917 में जो है एनी बेसेंट महिला अध्यक्ष बन चुकी थी। यदि पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और पहली महिला और इंडियन दोनों को लगा दिया जाए तो हो जाएगी सरोजिनी नायडू, ठीक है। इधर आते हैं हम लोग फिर।
बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू, क्या करेगा, बिजनेस फेडरेशन था जो सॉल्ट इशू पे एक पैम्पलेट जारी किया। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू द ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट पीसफुल सत्याग्रही, जो सत्याग्रही तो पीसफुल यहाँ पे प्रदर्शन करते थे, गवर्नमेंट उनके प्रति काफ़ी कड़ा रुख अपनाती थी। थाउजेंड्स पर सेंट टू जेल, कई लोगों को जेल भेजा गया, हजारों लोगों को। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, क्या करा कि ये जो स्ट्रगल था इंडियन लोगों का, इसका थोड़ा सा फल मिला कब, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास हुआ, वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया गया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब राज्य को थोड़ा सा पावर दिया गया, प्रोविंस को पावर दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को। एंड टू गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शन टू द प्रोविंशियल इलेक्शन 1937, वहाँ पे बोला कि 1937 में गवर्नमेंट जो है चुना जाएगा, वहाँ पे इलेक्शन होगा 1937 में। द कांग्रेस फाउंड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, तो 11 में से 7 प्रोविंस में गवर्नमेंट बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। इन सितंबर 1929 आफ्टर द 2 year ऑफ कांग्रेस रूलिंग द प्रोविंसेस द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, तो सितंबर 1939 में उस समय कांग्रेस का जो 7 जगह गवर्नमेंट बना था, उसमें मतलब कि 2 साल के अंदर ही जो है लड़ाई चालू हो गया। क्रिटिकल ऑफ हिटलर कांग्रेस लीडर्स वेर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट, तो क्या करा कि हिटलर के विरोधी होने के कारण कांग्रेस लीडर जो थे रेडी थे ब्रिटिश के एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए, बट इन रिटर्न दे वांटेड दैट इंडिया बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, लेकिन बदले में चाहते थे कि ब्रिटिश लोग कहे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा आफ्टर द वॉर। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीडर द डिमांड, ब्रिटिश इस डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन द प्रोटेस्ट, तो फिर इसके विरोध में जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे एक सोर्स दिखाया गया कि वीर लखन नायक वाज हैंग, तो एक लखन नायक नाम के आदमी, बाजी मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर कांग्रेस उड़ीसा इन 1930 रिपोर्ट ऑन अगस्त 25 1942 19 पीपल डाइड इन द स्पॉट इन द पुलिस फायरिंग एट पापरांडी इन द नबरंगपुर, ठीक है, कोई जगह होगा नबरंगपुर। मैनी डाइड देयर फॉर आफ्टर देयर वुंड्स, क्या करें, कई लोग वहाँ पे वहाँ पे फायरिंग हुआ पुलिस के द्वारा, जिसमें कई लोग मारे गए, लगभग 300 लोग इंजर्ड हुए, कई लोग को कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के जेल में भेजा गया। सेवरल वेयर शॉट और एग्जीक्यूटेड, कई लोगों को जानबूझ के वीर लखन नायक ए लेजेंडरी ट्राइबल लीडर हु डिफाइड द ब्रिटिश वाज हैंग, तो क्या करें कि एक वीर लखन नायक नाम के वहाँ पे आदमी थे, एक ट्राइबल लीडर थे, उनको हैंग कर दिया गया। नायक जो लखन नायक जो उनका नाम था, तो लखन नायक बाजी टेल्स अस was not worried about the being executed, only said that he would not live to see the freedoms dawn, क्या करें कि वो बोलते हैं, मतलब कि कहा जाता है कि वो बोल रहे थे कि हम मतलब मारे जाने से वो खुश दुखी नहीं है, ठीक है, लेकिन दुख उनको इस बात का है कि फ्रीडम को नहीं देख सके। बाजी मोहम्मद मोबिलाइज 20,000 पीपल टू ज्वाइन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल, तो बाजी मोहम्मद जो है 20,000 लोगों को ज्वाइन करवाया यहाँ पे नेशनल स्ट्रगल में। ही ऑफर्ड सत्याग्रह मैनी टाइम ओवर, ही पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेकंड वर्ल्ड वार, तो सेकंड वर्ल्ड वार के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ भी पार्टिसिपेट किया और क्विट इंडिया मूवमेंट भी जेल गए। तो यहाँ पे जैसे सोर्स यहाँ पे दिखाया गया किस आधार पे बात किया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग, तो क्विट इंडिया एंड लेटर, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942, तो 8 अगस्त यदि एक्यूरेट डेट बताया जाए तो टू बी प्रिसाइज 8 अगस्त 1942 को एक क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। डेमोन्स्ट्रेटर क्लैश्ड विद द पुलिस एवरीवेयर, वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटर जो थे पुलिस के साथ क्लैश करते थे, हर रोज उनसे झड़प होता था। ओवर 1000 किल्ड, मैनी वेयर इंजर्ड। यहाँ पे देख सकते हैं फोटो किस तरीके से यहाँ पे दबाया जा रहा है इंडियन लोगों को। क्विट इंडिया लेटर, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडिल ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार, तो सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में ही महात्मा गांधी के द्वारा डिसाइड किया गया कि एक नया मूवमेंट फेज स्टार्ट किया जाएगा। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ब्रिटिश लोग जो तुरंत इंडिया छोड़ देना चाहिए, ब्रिटिश लोग को बोला गया। टू द पीपल ही सेड डू और डाई, लोगों के लिए बोले कि करो या मरो, इन एफर्ट फाइट टू बैट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, क्या करें, करो या मरो लेकिन आपको नॉन वायलेंटली लड़ना है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस द मूवमेंट स्प्लिट, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये मूवमेंट मुंबई से स्टार्ट हुआ था। मुंबई का एक मैदान है, फील्ड है जिसका नाम है ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान से। तो गांधी जी और कई लीडर वहाँ पे जेल भेजे गए मूवमेंट जैसे ही चालू हुआ। इट स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट एंड यूथ हु गिव अप देयर स्टडी टू ज्वाइन इट, क्या करें, तो गांधी जी को जेल भेजना एक बड़ा मैसेज गया जनता में और कई किसान लोग और स्टूडेंट लोग अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ पे आए। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ द स्टेट अथॉरिटी वेयर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री, जो अंग्रेजों का झंडा हुआ करता था ये सबको काफ़ी जगह अटैक किया गया। इन मैनी एरिया द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट, कई एरिया में तो लोगों के द्वारा अपना गवर्नमेंट सेटअप कर लिया गया था। जैसे इसमें सबसे पहले बलिया में एक गवर्नमेंट सेटअप किया था, ठीक है, बलिया यूपी में पड़ता है, तो वहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट सेटअप किया गया था। आई थिंक चिंटू पांडे नाम था जिनके नेतृत्व में एक सेटअप किया गया था। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन, तो बाय द एंड ऑफ 1930 ओवर 90,000 पीपल अरेस्टेड। 1943 खत्म होते होते मतलब 1.5 साल के अंदर, है ना, 1942 के अगस्त में स्टार्ट हुआ था, अगस्त 1942 में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो 1943 के दिसंबर आते आते 90,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, लगभग 1000 लोग पुलिस फायरिंग में किले मैनी, और ये ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड फॉर एयरप्लेन्स
तो कहीं कहीं जो एयरप्लेन से मशीन गन लाया जा रहा था और उससे द रिबेलियंस हावर अल्टीमेटली ब्राउट द राज टू नी, क्या करा, लेकिन रिबेलियन जो थे, जो ब्रिटिश राज था उसको घुटनों पे ले आया है ना, एकदम तबाह करके रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिए गए। ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1938 में और 1939 में। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने थे और 1939 में महात्मा गांधी के एक सपोर्टेड कैंडिडेट थे, उनको भी हरा दिए थे। मतलब महात्मा गांधी के सपोर्टेड कैंडिडेट कोई थे, उनको भी 1939 में हरा के जीत गए थे। ये इतना पॉपुलर हो चुके थे। रेडिकल नेशनलिस्ट विद सोशलिस्ट लीनिंग, क्या करे कि काफ़ी नेशनलिस्ट थे, रेडिकल नेशनलिस्ट थे, लेकिन इनका जो लीनिंग था सोशलिस्ट की तरफ था, समाजवादी थे ये भी। ठीक है, लेकिन नेशनलिस्ट थे। बोस डिडंट शेयर गांधी जी आइडियल अहिंसा, तो गांधी जी का हिंसा का जो आइडिया था उनसे सपोर्टर नहीं थे उनके। दो द रेस्पेक्टेड हिम एज फादर ऑफ नेशन, लेकिन गांधी जी को फादर ऑफ नेशन पहली बार इन्हीं के द्वारा कहा गया था। इन जनवरी 1941 ही सीक्रेटली लेफ्ट इज कलकत्ता होम, तो 1941 के जनवरी में कलकत्ता के घर को अपना चुपके से छोड़ दिए और सिंगापुर गए, है ना, भाया जर्मनी होते हुए सिंगापुर गए, पहले जर्मनी गए थे वहाँ से। और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया, जिसको इंडियन नेशनल आर्मी, हालांकि इनके द्वारा नहीं गठन किया गया था वो, टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल 1944 द INA ट्राई टू एंटर द इंडिया फ्रॉम द इम्फाल एंड कोहिमा बट द कैंपेन फेल्ड। क्या करे कि इंडिया को फ्री करने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, मणिपुर और नागालैंड का इलाका है, उधर से इंडिया में इंटर करने में सक्सेस हुए, लेकिन आगे चल के मूवमेंट फेल हो गया इनका। द INA मेंबर्स इम्प्रिजन, तो INA के जो सिपाही थे उनको जेल भेजा गया। और लेकिन जब उनके जब जेल भेजा गया तो उनके ऊपर ट्रायल जब चला था, कोर्ट में जब उनके ऊपर केस चला था, तो पूरे इंडिया में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था कि उनको छोड़ा जाए, है ना। लाल किला पे केस चला था, लाल किला जो हम लोग रेड फोर्ट देखते हैं, उसी में इनके मतलब कि 3 इनके ये तो डेथ हो गए थे इनका, मतलब कि इनको जो है गायब कर दिया गया था या फिर डेथ हो गया जैसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनका डेथ कैसे हुआ किसी के पास से पता नहीं है ना, कन्फर्म आइडिया किसी के पास नहीं कि इनका डेथ कैसे हुआ, वहाँ से कहा गया। लेकिन इनके जो 3 मेन ऑफिसर थे उनके ऊपर जो है INA ट्रायल चलाया गया, जिसको बोलता है रेड कोर्ट में, वहाँ पे केस चलाया गया था। ठीक है, हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया था। टुवार्ड इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, तो इंडियन इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उसके बाद। मीनवाइल 1940 मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द इंडिपेंडेंस डे, तो 1940 के पहले तक मुस्लिम लीग के द्वारा कोई अलग देश का बात नहीं किया जाता था। पहली बार 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा बोला है कि हम लोग को एक अलग देश चाहिए मुस्लिम के लिए, कंट्री का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में और ईस्टर्न एरिया में, जो आप बांग्लादेश देखते हैं और पाकिस्तान देखते हैं। द रिजोल्यूशन डिडंट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, तो क्या करा है कि यहाँ पे रिजोल्यूशन में कोई पार्टीशन या पाकिस्तान का नाम नहीं था, बस बोला है कि हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। ठीक है, तो व्हाई डिड द मुस्लिम लीग आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम द सब कंटिनेंट फ्रॉम द लेट 1930 द लीग बिगन व्यूइंग दैट मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। क्या करे कि 1930 के आसपास ही मुस्लिम लीग को जो है, मुस्लिम लीग जो है एक अलग देश के रूप में देख रही थी, हिंदू से अलग देख रही थी मुस्लिम को। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप 1920। तो इसका यहाँ पे कारण बताया कि मुस्लिम ग्रुप और हिंदू ग्रुप में काफ़ी टेंशन बढ़ा था 1920-30 के आसपास में। एक्चुअली जब 1909 में जब दिया गया था ना सेपरेट इलेक्टोरेट, तो उसी समय से हिंदू मुस्लिम यहाँ पे फूट डाला गया था। अंग्रेज का नीति ही था फूट डालो राज करो। मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1927 सीम टू हैव कन्फ्यूज द लीग दैट मुस्लिम वेयर इन माइनॉरिटी। क्या करे 1937 में जो इलेक्शन हुआ तो 11 जगह में 7 जगह जब कांग्रेस का गवर्नमेंट बन गया तो मुस्लिम लोग को लगा कि मुस्लिम यहाँ माइनॉरिटी में है और इन फ्यूचर कभी भी इलेक्शन होगा तो मुस्लिम पावर में नहीं आएगा, एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिट इन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, और उनको हमेशा बैकफुट पे रहना पड़ेगा, सेकंड प्लेयर के रूप में रहना पड़ेगा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। इट फियर दैट मुस्लिम हैव नेवर इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। क्या करेगा, उनको कभी कभी ऐसा लगा कि मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं, मतलब कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा ही नहीं। द कांग्रेस रिएक्शन ऑफ लीग डिजायर टू ज्वाइन कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस 1927 आल्सो इनवाइट द लीग। क्या कह रहा है कि जैसे जब 7 जगह गवर्नमेंट बना था तो बाकी 4 जगह किसका गवर्नमेंट बना था, ये सोचने वाली बात है। तो उसमें कहीं कहीं लीग का गवर्नमेंट बना था, 2 जगह कहीं कोएलिशन गवर्नमेंट बना था। तो यूपी में जो है लीग के पास ज़्यादा मेंबर था, मुस्लिम लीग के पास ज़्यादा सीट था, तो मुस्लिम लीग को बोला गया, मुस्लिम लीग जो कांग्रेस को ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ ज्वाइन करके गवर्नमेंट बना लीजिए, तो कांग्रेस उसको ज्वाइन नहीं किया था, तो इससे लीग को और ज़्यादा डर हो गया था। वही यहाँ पे लिखा है द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू ज्वाइन कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 आल्सो इनवाइट द लीग। द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेज इन 1930 अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। 1930 के आसपास जो है कांग्रेस के सपोर्ट में ज़्यादा मुसलमान लोग नहीं थे, मुस्लिम लोग नहीं थे, इससे मुस्लिम लोग को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। इट्स हाउ टू लार्ज सपोर्ट इन द अर्ली 1940 व्हेन द कांग्रेस लीडर वर इन जेल। 1940 के जब स्टार्टिंग में कांग्रेस लीडर जेल में थे 1942 में जब मूवमेंट स्टार्ट होते उसके कारण, तो मुस्लिम लीग को और यहाँ पे मौका मिल गया और कांग्रेस से खिलाफ भड़का करके मुस्लिम लीग हर एक मुसलमान को, मतलब मुस्लिम मुसलमान को अपने तरफ कर लिया। At the end of the war in 1945, the British opened negotiation between the Congress, the League, and themselves the independence of India. The talk failed because of the League saw itself as the sole spokesperson of India's Muslim. तो क्या करा कि जैसे मुस्लिम लोग कहा करता था उस समय
कि हम ही इंडिया में जितने मुस्लिम सबको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कांग्रेस कहता था कि आप सिर्फ जितने आपके मेंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ मुस्लिम मेरे तरफ भी हैं। द कांग्रेस कुडंट एक्सेप्ट दिस क्लेम दैट सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट, है ना, कांग्रेस इस सपोर्ट को इस क्लेम को नहीं मानती थी क्योंकि बड़े संख्या में मुसलमान उसको भी सपोर्ट करते थे। इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वेर हेल्ड अगेन 1946, 1946 में भी इलेक्शन हुआ था, फिर 1937 के बाद। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कंस्टिट्यूएंसी बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व इन मुस्लिम वाज स्पेक्टिकुलर। तो कांग्रेस वहाँ पे जनरल कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ पे रिजर्वेशन नहीं था, है ना, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन की, जहाँ पे लेकिन रिजर्वेशन था मुस्लिम के लिए वहाँ पे लीग का दबदबा रहा। इट परसिस्टेड विद द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, इससे पाकिस्तान का डिमांड को और ज़्यादा सपोर्ट मिला। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3 मेंबर मिशन टू दिल्ली टू एग्जामिन दिस डिमांड। तो 1946 के मार्च में कैबिनेट मिशन भेजा गया था, इसमें 3 आदमी थे, ब्रिटिश की तरफ से भेजा गया था, ठीक है, डिमांड को देखने के लिए और इंडिया में क्या सुटेबल फ्रेमवर्क होगा उसको देखने के लिए। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कंस्टिट्यूट इटसेल्फ इन अ लूज कंट्रेडिक्शन विद सम ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया। इसमें कहा गया कि इंडिया को जो है यूनाइटेड रहना चाहिए, बांटा नहीं जाना चाहिए, हाँ, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया को कुछ थोड़ा सा ऑटोनॉमी दिया जाना चाहिए। बट इट कुडंट गो द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री स्पेसिफिक डिटेल फॉर द प्रपोजल। लेकिन इस पर ना कांग्रेस तैयार हुआ ना मुस्लिम लीग तैयार हुआ। पार्टीशन यह भी है कि यहाँ पे रास्ता बचा था। यहाँ पे कुछ फिगर को हम लोग छोड़े थे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कहाँ था, ये तो सुभाष चंद्र बोस का हम लोग देख लिए थे, हाँ, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे महात्मा मौलाना आज़ाद भी अदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेवाग्राम 1942। तो 1942 में आप देख सकते हैं मौलाना आज़ाद भी कांग्रेस के सपोर्ट में अभी हैं। तो आज़ाद वाज बोर्न इन मक्का। तो मौलाना आज़ाद एक्चुअली हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था। तो बंगाली फादर एंड एन अरब मदर। तो इनके पिताजी बंगाली थे लेकिन माता इनकी अरब थी, अरब देश की थी। वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज, काफ़ी लैंग्वेज जानते थे। आज़ाद वाज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड एक्सपोनेंट ऑफ द नोशन ऑफ वहात दीन द इसेंशियल ओननेस ऑफ द ऑल रीजन। जैसे क्या करें कि ये काफ़ी इस्लाम के बड़े विद्वान थे लेकिन इस्लाम में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ थे। एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन गांधीयन मूवमेंट एंड स्टॉन्च एडवोकेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ही वाज अपोज द जिन्ना टू नेशन थ्योरी। तो क्या करें कि गांधीयन मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट किए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास रखते और जिन्ना का जो टू नेशन थ्योरी था, 2 देश वाला जो थ्योरी था कि एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, उसको विरोध करते थे। नेक्स्ट अब सी राजगोपालचारी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी के समधी भी लगते थे। समधी मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जब एक्चुअली इनके बेटा का शादी इनके बेटी के साथ हुआ तो इसलिए समधी भी लगते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट था यहाँ पे जो हम जानते थे। सी राजगोपालचारी जो है गांधी जी यहाँ पे दिखाया कि 1944 में बात कर रहे हैं। अ वेटरन नेशनलिस्ट एंड लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ, सी राजगोपालचारी पॉपुलर नोन एज राजा जी। तो साउथ में इनको राजा जी के नाम से जाना जाता था, है ना। गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था 1946 में, 1946 में गवर्नमेंट बनाया गया था। उसके बारे में जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो उसमें मेंबर भी थे। और जब इंडिया फ्री हुआ था तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद पहली बार कोई इंडियन यहाँ पे गवर्नर जनरल बना था, वो सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। जैसे अभी वायसराय चल रहा है ना कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड फलना, इस तरीके से। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रपति के जगह पर गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया गया था। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल देखा जाए तो फ्री इंडिया का था लॉर्ड माउंटबेटन था। और इंडियन लोग, लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ से लंदन चला गया रिटायर होकर के, तो उसके बाद एक भारतीय बनाए गए थे जो थे राजगोपालचारी, ठीक है। आगे यदि पढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इनका एक इंडिपेंडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। जो डिफरेंट रियासत यहाँ पे था, मतलब कि बहुत सारा जो छोटे छोटे स्टेट थे उनको यूनाइट करके एक बड़ा स्टेट बनाने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था, इसलिए इनको जो है आयरन मैन बोला जाता है। पटेल हेल्ड फ्रॉम एन इम्प्रोविज्ड पीजेंट प्रोप्राइटर फैमिली ऑफ नडियाड। नडियाड गुजरात का एक जगह है। द फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट 1918, 1918 से ही जो है एक्टिव रहे। और पटेल जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में 1931 में सर्व किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं गांधी जी और मोहम्मद अली जीना का फोटो यहाँ पे दिया है बॉम्बे में। एक्चुअली जीना बॉम्बे के निवासी थे। बॉम्बे में अभी भी एक जीना हाउस है, ठीक है, अभी भी एक जीना हाउस है, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, बॉम्बे में अभी भी है वो। सितंबर 1944 का फोटो दिखाया जा रहा था। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंटिल 1920, 1920 तक जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। काफ़ी नेशनलिस्ट लीडर थे, राष्ट्रवादी लीडर थे। जिंदा प्लेड रोल इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में हुआ था उसमें जीना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। ही रीऑर्गेनाइज द मुस्लिम लीग आफ्टर 1934, लेकिन 1934 के बाद मुस्लिम लीग में चले गए थे। एंड बिकम द मेजर स्पोक्सपर्सन डिमांड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के डिमांड का मेजर स्पोक्सपर्सन यही थे। पाकिस्तान में इनको कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, भले वहाँ कोई कायदा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में इनको कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। कायदे आजम मतलब कि जो कानून को आजम लगता है, मतलब कि जो जब टॉप लेवल का कोई होता है ना, तो आजम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कायदा यानी कानून, कानून के सबसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति को कायदे आजम बोलेंगे। उर्दू के लैंग्वेज में देखा जाए तो कायदे आजम इनको बोला जाता है वहाँ पे, भले पाकिस्तान में कोई कायदा हो या ना हो, अलग बात है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो एक और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के साथ फोटो है गांधी जी का, है ना। बॉम्बे सेशन का फोटो है, बिफोर द बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस, जुलाई 1946।
तो गांधी जी डिसाइपल और कांग्रेस सोशलिस्ट, तो जवाहरलाल नेहरू जो है गांधी जी के चेला थे, बोल सकते हैं, डिसाइपल थे, और एक सोशलिस्ट आदमी थे, इंटरनेशनल इनका छवि बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे क्योंकि गांधी जी चाहते थे ऐसा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, यहाँ पे है ना, इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी, सीमा के उस पार के गांधी के रूप में इनको देखा जाता है। ये इंडिया के बंटवारे के विरोध में थे, मतलब कि पाकिस्तान एक अलग स्टेट न बने, इसके सपोर्ट में थे। ठीक है, इनके द्वारा एक मूवमेंट भी चलाया गया जिसको बोलते थे रेड शर्ट मूवमेंट। NWFP जो एरिया है अभी जो पाकिस्तान का ऊपर वाला इलाका उसको NWFP बोलते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां द पश्तून लीडर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विथ हिज कलीग एट अ पीस मार्च मूवमेंट थ्रू बिहार 1947। तो मार्च 1947 में बिहार में ये फोटो दिखाया गया है। ऑल्सो नोन एज द बादशाह खान, इनको बादशाह खान या बाचा खान भी बोला जाता है। ये फाउंडर थे एक खुदाई खिदमतगार के। खुदाई खिदमतगार एक संगठन था, उसके फाउंडर थे। खुदाई खिदमतगार का काम क्या था? तो पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान्स ऑफ हिज प्रोविंस। बादशाह खान वाज स्ट्रांगली अपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ही क्रिटिसाइज्ड हिज कांग्रेस कलीग फ्रॉम एग्रीइंग टू 1947। तो 1947 में कांग्रेस भी जब मान गई डिवीजन को लेकर के कि हाँ देश का बंटवारा हो जाएगा, ठीक है, तो उसके भी फिर कांग्रेस के भी खिलाफ इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा प्राइज है। अब आगे बढ़ते हैं कि आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया और बोला, उसके द्वारा बोला गया कि इंडिया को यूनाइट रहना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऑटोनॉमी दे देना चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन द मुस्लिम डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर द विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। तो क्या करा कि कैबिनेट मिशन जब फेल कर गया तो मुस्लिम लोग को ऐसा लगा कि अब ऐसे पाकिस्तान नहीं मिलने वाला है, इसलिए 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे उन लोग के द्वारा डिक्लेयर किया गया। मुस्लिम लोग बोला कि हम 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे, और उस दिन काफ़ी ज़्यादा मारा गया था यहाँ के हिंदू लोगों को। कलकत्ता के सड़क पर एकदम खून बह रहा था, लाश आप फोटो देख सकते हैं इसका गूगल पर सर्च करके। ठीक है, तो इस दिन बहुत बड़ा संख्या में कलकत्ता में मास मर्डर किया गया था, जिसका मतलब कि जिसके डर से लोग यहाँ पे तय हो गए थे कि चलो भाई तुम लोग अपना देश ले ही लो। ठीक है, बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। तो उसके फिर मार्च 1947 आते आते, ये 16 अगस्त 1946 का एक घटना डायरेक्ट सेशन डे, और मार्च 1947 आते आते जो है इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ भी मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा राइट वगैरह होने लगा। 100,000 पीपल वर किल्ड, कई हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। कई वीमेन को कई ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे ब्रुटलिटी को झेलना पड़ा। मिलियन ऑफ पीपल वेर फोर्स टू फ्ली देयर होम, कई लोग घर छोड़ करके भाग गए डर से। टर्न असेंडर फ्रॉम देयर होमलैंड, दे वर रिड्यूस्ड टू बीइंग रिफ्यूजी इन द एलियन लैंड। पार्टीशंस आल्सो मींट इंडिया चेंज, क्या करें कि उसके बाद फिर पार्टीशन हो गया, यहाँ पे इंडिया भी बदल गया। मैनी ऑफ दिस सिटी चेंज, कई सिटी चेंज हो गए, एक नया कंट्री बन गया पाकिस्तान। सो द जॉय आवर कंट्री इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स्ड विद द पेन ऑफ वायलेंस ऑफ पार्टीशन, यानी कि जो खुशी मिला हम लोग को आज़ादी का, लेकिन वही उसी समय एक उसमें दुख भी मिक्स हो गया वायलेंस का, है ना, कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वायलेंस हुआ पार्टीशन के कारण। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी फ्रॉम द राइट टर्न पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन द सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग वहाँ से अपना घर द्वार छोड़ करके, इनके पास उधर घर होगा अच्छा खासा, अपना जो भी जैसा भी होगा अपना एक घर होगा, एक वेल सेटल्ड लाइफ होगा, वहाँ से अपना घर छोड़ करके ये लोग इंडिया में आए पाकिस्तान से। इनको काफ़ी रास्ते में मारा पीटा गया, छीन छोड़ किया गया, इनके साथ लूटपाट किया गया। नेक्स्ट एल्सवियर में आज हम लोग को पढ़ना अफ्रीका के बारे में। द केस ऑफ घाना, अफ्रीका में एक डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, एक कंट्री है घाना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन मैनी अफ्रो एशियन कंट्रीज। क्या करें कि 1940 के आसपास 19th सेंचुरी के मिडिल में देखा जाता है कई अफ्रीका और एशियन कंट्रीज में नेशनलिस्ट का भावना जागा। इन मैनी ऑफ दिस नेशनलिज्म इज अ पार्ट ऑफ द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, और कई लोग यहाँ पे आज़ादी के लिए लड़े अपने अंग्रेजों से, या फिर जो भी उनके यहाँ शासन कर रहा था। कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका वाज डिक्टेटोरियल, वन द चीफ्स वेर अलाउड टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉरेन पावर, अल्टरनेटली लॉ अफेक्टिंग अफ्रीकन्स वेर क्रिएटेड इन ऑल वाइट लेजिस्लेचर। तो जैसे कहा जा रहा है कि कॉलोनियल रूल जो है यहाँ पे क्या करता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट, विदेशी ताकत यहाँ पे किसी एक को चीफ बना करके चला जाता था, है ना, फिर वहाँ पे अपने हिसाब से कानून पास करवाते रहता था। अफ्रीकन से नो डिसीजन मेकिंग पावर रिप्रेजेंटेशन, अफ्रीकन के पास कोई ऐसा पावर नहीं था अंटिल सेकंड वर्ल्ड वार एटलीस्ट, तो कम से कम सेकंड वर्ल्ड वार तक। द फोर्सिबल टेक ओवर लैंड फ्रॉम लोकल ओनर्स और यूजर्स, इंक्रीज टैक्सेशन एंड पुअर वर्किंग कंडीशन लेड टू मैनी अफ्रीकन प्रोटेस्ट। तो क्या ज़बरदस्ती उनके ज़मीन छीन लेना, उनके टैक्स ज़्यादा लगा देना, गरीब लोगों को मतलब कि जो पुअर वर्किंग कंडीशन था, है ना, काम करने का जो कंडीशन था काफ़ी पुअर कंडीशन में था। अफ्रीकन प्रोटेस्ट को ये सब कारण बना। इन 1957 घाना नोन एज गोल्ड कोस्ट, 1957 जो है 1957 तक घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे।
बिकेम द फर्स्ट सब सहारन अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस। तो सब सहारन अफ्रीका कंट्री में 1957 में पहली बार घाना को आज़ादी मिला। द फ्रीडम मूवमेंट वॉज लेड बाई क्वामे इनक्रुमाह कन्वेंशन पीपल्स पार्टी थ्रू अ स्ट्राइक। तो क्या कर रहा है कि उस समय शासन कौन कर रहा था, सॉरी फ्रीडम मूवमेंट को लीड किसके द्वारा किया गया था, तो इनक्रुमाह के द्वारा, है ना। तो 9th क्लास में जब आएंगे ना तो आपको वहाँ पे मिलेगा, आपको पढ़ने के लिए सिविक्स के बुक में इस बारे में काफ़ी डिटेल में मिलेगा, ठीक है, 9th के सिविक्स के बुक में। तो उनके द्वारा वहाँ पे जीता गया, लड़ा गया, है ना। इपोज द एग्जिस्टिंग सिस्टम इन विच द ब्रिटिश रूलर अलाउड द चीफ टू नॉमिनेट। तो जिस तरीके से ब्रिटिश रूलर के द्वारा चीफ को नॉमिनेट किया जाता था उसको वहाँ पे चैलेंज किया गया, उसको फिर जब आज़ादी मिला तो हटाया गया, फिर वहाँ पे इलेक्शन हुआ, है ना, और इस तरीके से वहाँ आज़ादी मिला, वहाँ पे दिखाया गया। तो इसके साथ चैप्टर समाप्त होता है। देखते हैं कुछ होमवर्क लाइक है यहाँ पे तो नहीं, तो इसके साथ वीडियो भी समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।